Hello everyone, I'm Suman Bang. Here we'll be discussing about nitrating case hardening process. First we will recapitulate heat treatment process, surface hardening process, case hardening process, carbonizing process. After that we will discuss about nitrating process. So heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. The factor which determine the and control these structural changes are called the principle of heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग हीटिंग, और ड्यूरिंग कूलिंग भी स्ट्रक्चर चेंजेज होता है. उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है इसको देखते हैं. पहले ये एक स्टील का टुकड़ा पार्ट जिसको हीट ट्रीटमेंट करना है. तो रूम टेम्परेचर पर इस स्टील का पार्ट में का माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा कंसिस्ट करेगा फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड. रूम टेम्परेचर कितना एज्यूम करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. जब इसका टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो परलाइट ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाता है, और 727 से एवब करते हैं तो फेराइट प्लस कार्बाइड ये दोनों जो है ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ये तीनों फेज और अदर जितना भी फेज है रूम टेम्परेचर पर एवब 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 727 से ऊपर ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है. टेम्परेचर जैसे ही 727 पहुंचता है पहले परलाइट फेज ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और टेम्परेचर जब इस पर हीट ऐड करते हैं तो फेराइट प्लस कार्बाइड दोनों ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, 727 से ऊपर टेम्परेचर में फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो गया. तो एक ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर को हम लोग कंसिडर करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर पर स्टील को हाफ एन आवर तक होल्ड करते हैं. अब होल्ड करने का पर्पस क्या है, ये जो स्टील का जो टुकड़ा है इसका होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन हो जाए, मतलब प्रत्येक पॉइंट पर ऑस्टेनाइट फेज परलाइट परलाइट प्लस कार्बाइड सारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए. फेराइट दी ऑस्टेनाइट में, तो उसको हम लोग ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं. ये होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में स्टील का जो पार्ट है पूरा कन्वर्ट हो गया. इसके बाद इसको कूलिंग करते हैं. कूलिंग करने का दो तरीका हो गया, एक फास्ट कूलिंग एक स्लो कूलिंग. जब फास्ट कूलिंग करेंगे तो जो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा मार्टेनसाइट प्राप्त होगा प्लस बेनाइट प्राप्त होगा. मार्टेनसाइट का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है. जब स्लो कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग करने के बाद जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा फेराइट प्लस परलाइट प्राप्त होगा. तो फेराइट का जो नेचर होता है सॉफ्ट होता है, और परलाइट का मिडिल में होता है, ना सॉफ्ट होता है ना तो हार्ड होता है, मिडिल होता है. तो इस तरह हम लोग देखें हीट ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक सिक्वेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग. जैसा मेरे को सरफेस का नेचर चाहिए, यदि हार्ड चाहिए तो फास्ट कूलिंग कर देंगे, हीट करने के बाद ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे, उसके फास्ट कूलिंग करेंगे. यदि सॉफ्ट नेचर चाहिए माइक्रो स्ट्रक्चर का, स्टील में और सॉफ्टनेस चाहिए, जैसे ये मेरे को स्टील है, इसका स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर मेरे को और सॉफ्ट चाहिए, तो इसको ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे, फिर इसको स्लो कूलिंग करेंगे. कूलिंग करने का मीडियम भी अलग अलग रहेगा. एयर हवा में कूलिंग कर सकते हैं, फर्नेस में कूलिंग कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ में कूलिंग कर सकते हैं, वाटर में कूलिंग कर सकते हैं. तो वाटर में कूलिंग करेंगे तो फास्ट कूलिंग होगा, तो इसमें मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होगा. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग देख लिए क्या होता है. उसके बाद हम लोग केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस को देखते हैं. ये मेरा स्टील का एक बार है जिसका डाया 100 mm है. इसका 20 mm डेप्थ में मेरे को हार्डनेस 200 HRC 200 HRC चाहिए.
बाकी इसका कोर में हार्डनेस 40 HRC चाहिए। तो ये जो है 200 HRC एट द सरफेस केस and 40 HRC hardness at the core. It will be achieved by surface hardening and case hardening process. तो surface hardening में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, ये स्टील का टुकड़ा है और हमको इसका डाया 100 mm 20 mm में कुछ ऐसा हम लोग हीटिंग करेंगे, फ्लेम हीटिंग और इंडक्शन हार्डनिंग हीटिंग प्रोसेस के द्वारा, ताकि यहाँ पर ऑस्टेनाइट फेज प्राप्त हो जाए, बाकी इधर परलाइट प्लस फेराइट ही रहे। तो इसको जब ऑस्टेनाइट फेज सरफेस पर प्राप्त हो गया तो इसको जब कूलिंग करेंगे तो यहाँ पर मार्टेनसाइट हो गया, तो इसका हार्डनेस अलग हो जाएगा, बाकी इसका हार्डनेस एजिटर हो जाएगा। नहीं तो कंडक्शन प्रोसेस से थोड़ा थोड़ा इसमें हीट का ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑस्टेनाइट फेज चेंज होगा, तो यहाँ पर कुछ हार्डनेस बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन मेनली जो यहाँ पर 200 HRC 200 HRC जो प्राप्त करना है हार्डनेस, यहाँ पर मेनली यहाँ पर हीट करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस देखे थे। एक केस हार्डनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे कि इसका कंपोजिशन को ही हमको चेंज कर देना है। ये जो 20 mm का डेप्थ है और ये जो 100 mm का जो स्टील का वार है, इसका केमिकल कंपोजिशन को क्या चेंज करेंगे, इसका 20 mm थिक डेप्थ में कार्बन को परसेंटेज को ही चेंज कर देंगे। तो कार्बन जैसे ही चेंज होगा उसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का जितना ज़्यादा रहेगा उसका हार्डनेस सरफेस का उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस हम लोग पहले देखे थे कि सरफेस में कार्बन को ऐड करना ही कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहलाता है। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे, फेराइट फेज 0.006% रूम टेम्परेचर पर कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब एक बॉक्स लेते हैं, उसमें एक्टिव कार्बन को डालते हैं और ये स्टील बार को डाल देते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर ये जो फ्री एक्टिव कार्बन है इसमें ऐड कितना होगा, 0.006%। और इसका 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं, तो ये 0.02% कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसका टेम्परेचर और ऑस्टेनाइट फेज में जब कर दे रहे थे 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये फेराइट भी रहेगा और ऑस्टेनाइट में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो 727 डिग्री पर ऑस्टेनाइट फेज में 0.8% कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा था और 1148 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर में 2% कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो इस तरह हम लोग इसका सरफेस में कार्बन का परसेंटेज को ऐड कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हीटिंग और कूलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कार्बोराइजिंग प्रोसेस हम लोग देखें। कार्बोराइजिंग प्रोसेस 3 तरह का हुआ, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड गैस कार्बोराइजिंग। मतलब एक्टिव कार्बन का ये 3 मीडियम हो गया, सॉलिड फॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं, लिक्विड से प्राप्त कर सकते हैं, गैस से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इन सेम मैनर आज हम लोग एक प्रोसेस होता है, कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या हुआ था, कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस, इसको हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस कहते थे। यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज को इंक्रीज करना है। जैसे कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या चीज़ देखें, कार्बन का परसेंटेज को सरफेस पर इंक्रीज कर दिए। यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज को इंक्रीज करना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज को इंक्रीज करना है और नाइट्राइट डेवलप करना है। नाइट्राइट डेवलप होगा, नाइट्राइट का नेचर क्या है, हार्ड होता है। और नाइट्राइटिंग प्रोसेस में एक ये भी होता है, जैसे कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग देखे थे, कार्बन का परसेंटेज को इसमें इसका सरफेस में ऐड किए, उसके बाद फिर इसका हीटिंग किए, फिर कूलिंग किए। मतलब कार्बोराइजिंग किए, फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किए, कूल किए, फिर इसको हीटिंग किए, फिर इसको ठंडा करते थे, कूल करते थे। मतलब फिर हीट ट्रीटमेंट का जरूरत होता था। लेकिन नाइट्राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज को ऐड किए, उसके बाद इसको कूल करते हैं, फिर इसमें हीट करने का ज़रूरत नहीं है। और नाइट्राइटिंग प्रोसेस में एक चीज़ और है कि इसमें जो हीटिंग नाइट्रोजन जो ऐड होता है फेराइट फेज में ही ऐड हो जाता है इसका सरफेस में, जबकि कार्बोराइजिंग प्रोसेस में क्या था, इसका फेराइट फेज में सिर्फ 0.02% कार्बन ही ऐड हो रहा है। जब ऑस्टेनाइट फेज में चला जाता है और 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है ऑस्टेनाइट फेज में, कार्बन को जब ऐड कर रहे हैं तो 0.8% कार्बन ऐड हो जा रहा है ऑस्टेनाइट फेज में। जबकि फेराइट फेज में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है फेराइट फेज में ही अचीव हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर हम लोग रखते हैं लगभग 505 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 560 डिग्री, मतलब 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्राइटिंग प्रोसेस को हम लोग अचीव करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है, और नाइट्राइटिंग प्रोसेस में नाइट्रोजन को हम लोग सरफेस पर हीट करते हैं नाइट्राइट डेवलप करने के लिए। तो आगे हम लोग
नाइट्राइटिंग प्रोसेस को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। मतलब सरफेस पर हमको हार्डनेस बढ़ाना है। हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का सरफेस पर कंपोजिशन में चेंज कर नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद उसमें मतलब हीटिंग कर रहे हैं, फेराइट फेज में ही नाइट्रोजन ऐड हो जा रहा है। अब कैसे ऐड हो रहा है इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नाइट्राइटिंग इज ए केस स्टार्टिंग प्रोसेस बाय व्हिच नाइट्रोजन कंटेंट एट द सरफेस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो नाइट्राइटिंग एक केस स्टार्टिंग प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट को ही सरफेस पर इंक्रीज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एक्टिव नाइट्रोजन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द फेराइट फेज ऑफ आयरन एंड सर्टेन अदर मेटालिक एलिमेंट्स। तो एक्टिव नाइट्रोजन को हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं जिसका सरफेस का हार्डनेस को हम लोग को इंक्रीज करना है, मेटालिक पार्ट को। तो नाइट्रोजन के अलावा कुछ सर्टेन अदर मेटालिक एलिमेंट्स को भी उसमें ऑब्जर्व करवाते हैं और फेराइट फेज में ही सारा कुछ होता है। तो फेराइट फेज कैन डिजोल्व अप टू 0.6% नाइट्रोजन एट 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टील को हीट करते हैं, कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करते हैं? 550 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करते हैं। और इस टेम्परेचर तक क्या रहेगा उसका फेज स्टील का? फेराइट फेज रहेगा, क्योंकि ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर मिनिमम 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, उसके ऊपर ही ऑस्टेनाइट में चेंज होगा। तो फेराइट फेज ही 0.6% नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेता है। नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म नाइट्राइड्स विथ आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, etc. Depending upon the type of medium used, nitrating process could be of two types: gas nitrating and liquid nitrating. नाइट्राइटिंग प्रोसेस दो तरह का होता है, एक गैस नाइट्राइटिंग एंड लिक्विड नाइट्राइटिंग। तो गैस नाइट्राइटिंग में क्या होगा कि गैस का यूज करेंगे एक्टिव नाइट्रोजन को ऐड करने के लिए। लिक्विड नाइट्राइटिंग में क्या होगा, एक्टिव नाइट्रोजन को सरफेस जिस स्टील का सरफेस में नाइट्रोजन को ऐड करना है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इन गैस नाइट्राइटिंग नेस्टेड नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एक्टिव नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ गैसेस अमोनिया। तो गैसेस अमोनिया लेते हैं गैस नाइट्राइटिंग में एक्टिव नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हॉट स्टील पार्ट्स का टेम्परेचर कितना है? 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक है। गैसेस अमोनिया कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। तो गैसेस अमोनिया किसे प्राप्त होता है? एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया से प्राप्त होता है। व्हिच इज अवेलेबल आइदर इन सिलेंडर और इन बल्क। तो इस सिलेंडर में अवेलेबल होता है। द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया शुड बी कंट्रोल प्रॉपरली। ठीक है, तो अमोनिया का जो उसमें डिस्चार्ज जो करते हैं उसको हम लोग को प्रॉपर वे में कंट्रोल करना है। तो गैस नाइट्राइटिंग प्रोसेस में देख लिया कि अमोनिया जो है किस फॉर्म में रहता है। गैसेस अमोनिया कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड नाइट्राइटिंग प्रोसेस में देखते हैं। लिक्विड नाइट्राइटिंग इम्प्लाइज ए मोल्टेन साइनाइड बाथ। ठीक है, तो इसमें एक साइनाइड बाथ का यूज करते हैं फॉर नाइट्राइटिंग इन स्टेट ऑफ अमोनिया गैस। इन जनरल टेम्परेचर टाइम्स प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन आर सिमिलर टू दैट ऑफ गैस नाइट्राइटिंग। हाउएवर लिक्विड नाइट्राइटिंग इज प्रिफर्ड व्हेन लो गैस डेप्थ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें कम, जैसे ये स्टील का बार कम डेप्थ में यदि हमको नाइट्रोजन को ऐड करना है तो उसके लिए लिक्विड नाइट्राइटिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। सम टिपिकल बाथ कंपोजिशन यूज्ड इन लिक्विड नाइट्राइटिंग आर गिवन बिलो। तो बात मतलब क्या होता है, कुछ बात ऐसा है जिसके अंदर हम लोग पार्ट को रखेंगे, बॉक्स टाइप का है, और इसके अंदर हम लोग लिक्विड अमोनिया को डालेंगे और इसके लिक्विड अमोनिया और ये जो कंपोनेंट जिसमें नाइट्रोजन को ऐड करना है उसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट का यूज होगा इसके अंदर, इंग्रेडिएंट का यूज होगा इस बात के अंदर, इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चार तरह का बात को देखें, मतलब बात मतलब ये जो बॉक्स है उस बॉक्स में क्या क्या कंपोजिशन लेना है चार तरीका से यहाँ पर देख रहे हैं, A, B, C and D। ठीक है, तो इसमें NaCN, Na2CO3 कंपोजिशन है को लेना है, NaCNO, KCN, मतलब नाइट्राइटिंग प्रोसेस, लिक्विड नाइट्राइटिंग प्रोसेस को करने के लिए इस तरह चार बात को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब किसी एक को सेलेक्ट करके हम लोग जिस तरह का मेरे को केस डेप्थ चाहिए, नाइट्रोजन कंटेंट चाहिए, उसके आधार पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह KCN, K2CO3, KCNO, KCl एंड अदर इंग्रेडिएंट, ये सारा परसेंटेज में है। ये जैसे NaCN 96.5%, यदि ये बात को सेलेक्ट करना है तो ये इंग्रेडिएंट पूरा हम लोग को सेलेक्ट करना है।
यदि बी कंपोजिशन को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारा परसेंटेज को सेलेक्ट करना है। इस तरह लिक्विड नाइट्राइटिंग प्रोसेस में किया जाता है। इस तरह लिक्विड नाइट्राइटिंग प्रोसेस। टेम्परेचर ऑफ नाइट्राइटिंग इज मच लोअर देन डेट ऑफ कार्बोनाइजिंग। तो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता था, टेम्परेचर को अब अस्टनाइज फेज में पहुंचाया जाता था, 1148 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाते थे। लेकिन नाइट्राइटिंग प्रोसेस में क्या है, 500 से 500 टू 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फ्राइड फेज में ही आयरन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फॉर नाइट्राइटिंग इज फ्रॉम 500 टू 560 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्राइटिंग is a slow process and the total time of nitrating generally varies from 20 to 100 hours depending upon the case depth required। तो नाइट्राइटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ये बात को लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में, ये पार्ट को यहाँ पर रखे, सारा इंग्रेडिएंट को इसमें डाल दिए। अभी ये इसका टेम्परेचर हम लोग कितना पहुँचाएंगे, 500 टू 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसको हीट करेंगे। जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होता, जब तक हीट करते रहते हैं। और इसमें पार्ट को कितना टाइम तक रखेंगे, 20 टू 100 आवर्स तक। अब ये टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना डेप्थ तक मेरे को नाइट्रोजन ऐड करना है। जितना डेप्थ तक इसमें नाइट्रोजन को ऐड करेंगे उतना टाइम इसमें होल्ड करना, उतना ज़्यादा टाइम इसमें होल्ड करना पड़ेगा। तो गैस नाइट्राइटिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड आइदर एज ए सिंगल स्टेज और ए डबल स्टेज प्रोसेस। In the single stage, a lower temperature range and lower dissociation rates of ammonia are used. This process produces a brittle nitrogen-rich layer known as the white nitride layer at the surface of the nitrated case. Double stage process has the advantage of reducing the thickness of white nitride layer. It is primarily used for aluminum containing steel. In this process, steel is nitrided again, second stage, using higher temperature and greater dissociation rates of ammonia. It produces the depth of white layer produced on the surface of the case. A nitrided case consists of two distinct zones. The outer zone consists of a nitrided case consists of two distinct zones. The outer zone consists of nitrides only, iron nitrides and nitrides of alloying elements. The outer zone is known as white layer। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये जो इसमें हम लोग नाइट्राइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो इसका आउटर जो जोन है जिसमें नाइट्रोजन को ऐड किए, उसमें क्या रहेगा, आयरन नाइट्राइड्स और जो एलॉय लेते हैं वो दोनों रहेगा। तो इसको हम लोग वाइट लेयर कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऐड होने के बाद द वाइट लेयर इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हार्ड हो गया तो ब्रिटल ही होगा। एंड टेंड्स टू चीप फ्रॉम द सरफेस, मतलब इसका जो नेचर रहेगा वो सरफेस से अलग होने का रहेगा, क्योंकि ब्रिटल है, उसको थोड़ा सा भी उसमें फोर्स डालेंगे तो वो अलग हो सकता है। द वाइट नाइट्राइडेड लेयर इज नॉट हार्मफुल इफ इट थिकनेस इज लेस देन 0.01 mm। इफ द थिकनेस इंक्रीज इट हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय ग्राइंडिंग और लैपिंग आफ्टर नाइट्राइडिंग। तो वाइट लेयर, उसमें वाइट लेयर में यदि नाइट्रो जो लेयर है उसका कितना रखना, मतलब 0.01 mm तक रखना, क्योंकि वो ब्रिटल उसका नेचर होता है। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि नाइट्राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ डेप्थ तक मेरा नाइट्रोजन ऐड हुआ, तो इसका अपर लेयर 0.01 mm में, वाइट लेयर इसको बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाता है ऊपर में काफ़ी, फिर नीचे में थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो ये वाइट लेयर जो है काफ़ी ब्रिटल होता है, वो टूट भी सकता है। यदि इसमें इसका वाइट लेयर का डेप्थ और बढ़ गया तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ग्राइंडिंग और लैपिंग के द्वारा, ताकि मेरा यदि इसका वाइट लेयर का डेप्थ ज़्यादा रहेगा तो टूटने का संभावना उसमें ज़्यादा रहेगा, ब्रोकन होने की संभावना। इसलिए उसको हम लोग ग्राइंडिंग लैपिंग के द्वारा उसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। उसका थिकनेस जो है 0.0 हार्डनिंग होने के बाद का प्रोसेस है, मतलब नाइट्रोजन उसमें ऐड कर दिए, उसके बाद ये सब डेवलप हो रहा है। द सेकेंड जोन विच इज बेनीथ द वाइट लेयर कंसिस्ट ऑफ एलॉय नाइट्राइड्स विच हैज बीन प्रिसिपिटेड। सेकेंड जोन क्या हो गया, मतलब ऐसा देखते हैं, ये पहला लेयर को नाइट्रोजन को यहाँ से यहाँ तक ऐड किए, जो ऊपर का लेयर है उसको वाइट लेयर बोल दिए, और सेकेंड लेयर मतलब इसके नीचे वाला पार्ट हो गया। द सेकेंड जोन विच इज बेनीथ मतलब नीचे, वाइट लेयर का नीचे वाला पार्ट कंसिस्ट ऑफ एलॉय नाइट्राइड्स विच हैव बीन प्रिसिपिटेड ड्यूरिंग नाइट्राइटिंग। डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम वाइट लेयर टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द पार्ट।
तो नाइट्राइटिंग ऐसा किए, इसका जो इस पोर्शन तक, यहाँ से यहाँ तक 20 mm कंसिडर करते हैं, तो ये जो टॉप लेयर का जो 0.01 mm है, इसको व्हाइट लेयर बोल दिए। बाकी इधर जो नाइट्रोजन ऐड होगा डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होगा, उसको हम लोग सेकेंड लेयर बोल दिए। तो हार्डनेस कैसा प्राप्त हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा देख रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, मतलब कुछ ऐसा है, ये सरफेस है, इसको बाद में रखे नाइट्राइटिंग प्रोसेस किए, टेम्परेचर 5 to 560 डिग्री सेंटीग्रेड किए इस बात का, इसमें नाइट्रोजन ऐड हुआ, और फिर टॉप सरफेस में जो नाइट्रोजन ऐड हुआ उसको वाइट लेयर बोले। बाकी नीचे में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन जा रहा है, उसको सेकेंड लेयर बोले। तो कितना हार्डनेस होता है इसका, जो सरफेस है ऐसा 0.25 mm तक जो हार्डनेस होगा 65 HRC होगा, और यदि हम इसका डेप्थ 1.25 तक जाते हैं तो इसका हार्डनेस इतना रहेगा, 40 HRC से कम रहेगा, ठीक है। और यदि इसका डेप्थ 0.5 तक, मतलब सरफेस से लेकर 0.5 mm तक यदि रहते हैं और नाइट्राइटिंग करते हैं, तो इसका हार्डनेस इस डेप्थ तक, मतलब सरफेस से लेकर 0.5 तक हार्डनेस 60 HRC रहेगा। तो ये डायग्राम हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस दिखाया गया है। फिगर शोज दैट ए वेरी हाई हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड एट दी सरफेस। सरफेस पर कितना दिखा रहा है 60, मतलब ये सरफेस पॉइंट हो गया, सरफेस पॉइंट पर 65 HRC हार्डनेस है। और सरफेस मतलब अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं, अंदर कहाँ जा रहे हैं, मतलब इस सरफेस से नीचे कोर की तरफ, सरफेस को कैसे कहते हैं, और नीचे जो है बीच वाला कोर कहते हैं। तो कोर की तरफ जा रहे हैं, उसका हार्डनेस जो है घटते जा रहा है, सरफेस पर हार्डनेस ज़्यादा है, मतलब क्योंकि नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब नाइट्राइड वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो फिगर शोज दैट ए वेरी हाई हार्डनेस ऑब्टेन्ड एट द सरफेस बट इट शार्पली डिक्रीजेज एज वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द कोर, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ नाइट्राइटिंग, जितना ज़्यादा टाइम तक हम लोग नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, नाइट्राइटिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा डेप्थ तक नाइट्रोजन का डिफ्यूजन होगा। जैसे ये बात है, यहाँ पर गैस नाइट्रोजन को हम लोग एक्टिव किए, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिए। अब इसको 20 आवर रखे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड होगा, कंसिडर करते हैं 1 mm तक। यदि 100 आवर्स रखे तो 5 mm तक नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो केस डेप्थ मतलब क्या हो गया, कितना डेप्थ तक नाइट्रोजन ऐड हो रहा है। और ड्यूरेशन ऑफ नाइट्राइटिंग मतलब कितना टाइम तक इसको हम लोग इस फर्नेस में नाइट्राइटिंग प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 आवर्स तक किए तो कितना डेप्थ तक मिला, 0.2 mm डेप्थ तक ही मिलेगा, मतलब 0.2 mm तक ही मेरा नाइट्रोजन ऐड होगा। यदि 100 घंटा किए और टेम्परेचर 525 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0.7 mm डेप्थ, केस डेप्थ तक नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये जो फिगर जो दिखाया गया है, केस डेप्थ वर्सेस ड्यूरेशन ऑफ नाइट्राइटिंग, ठीक है। मतलब जितना टाइम तक हम लोग नाइट्राइटिंग प्रोसेस को करेंगे, उतना उसमें केस डेप्थ नाइट्रोजन ऐड होगा, उतना ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन ऐड होगा, और जितना ज़्यादा नाइट्रोजन ऐड होगा उसका उसमें उतना ज़्यादा हार्डनेस बढ़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नाइट्राइटिंग ऑन केस डेप्थ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिगर शोज दैट द केस डेप्थ obtained in natriting are very low. It takes more than 80 hours to obtain a case depth of 0.65 mm. तो 0.65 mm केस डेप्थ ऑब्टेन करने के लिए, नाइट्रोजन ऐड करने के लिए 80 आवर्स हमको नाइट्राइटिंग प्रोसेस को करना पड़ता है। तो एलो फॉर नाइट्राइटिंग, इसको देखते हैं। जनरली प्लेन कार्बन स्टील आर नॉट यूज फॉर नाइट्राइटिंग, मतलब किसी कोई प्लेन कार्बन स्टील को लेते हैं तो वो सुटेबल नाइट्राइटिंग प्रोसेस के लिए नहीं होता है, बिकॉज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन नाइट्राइड्स इज स्लो, ठीक है। तो आयरन नाइट्राइड्स जो प्रोसेस होता है प्लेन कार्बन में, वो बहुत स्लो होता है। एंड द हार्डनेस केस कंटेनिंग आयरन नाइट्राइड इज एक्सट्रीमली ब्रिटल एंड स्पेल्स रैपिडली, मतलब उसमें जो आयरन नाइट्राइड्स एक तो स्लो होगा, और उसमें हार्डेंड केस कंटेनिंग आयरन नाइट्राइड, मतलब जो आयरन नाइट्राइड जो बनेगा वो काफ़ी ब्रिटल होगा। और ब्रिटल होगा मतलब आराम से वो, जैसे नाइट्रोजन इसमें ऐड हुआ लो कार्बन स्टील में, उसमें कोई एलॉय नहीं है, तो इसमें जो नाइट्रोजन ऐड होगा वो आराम से
वो निकल सकता है, उसको गिरा देंगे, उसमें फोर्स लगेगा और बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस करते हैं उसमें एलॉइंग एलिमेंट को उसमें मिलाते हैं। देयरफॉर स्टील फॉर नाइट्राइडिंग कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलॉइंग एलिमेंट्स। तो इसमें एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाते हैं, मतलब प्लेन कार्बन स्टील को नाइट्राइडिंग प्रोसेस नहीं करते हैं। तो किस कार्बन स्टील को हम लोग करते हैं, तो उसमें एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाना पड़ेगा। एलॉइंग एलिमेंट्स कौन कौन सा एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाना पड़ेगा? एलॉइंग एलिमेंट्स तो बहुत तरह का होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, जिंक होता है। मतलब एलॉइंग एलिमेंट्स में क्या हो गया कि कार्बन स्टील में कुछ भी दूसरा एलिमेंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पर पार्टिकुलर एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाना है। तो एल्युमिनियम कंटेंट्स जनरली वेरीज फ्रॉम 0.85 to 155%। मतलब एल्युमिनियम कंटेंट कितना रखना है प्लेन कार्बन में? 0.85 to 1.55%। 1.5%। एल्युमिनियम इज ए स्ट्रॉन्ग नाइट्राइड फॉर्मर, मतलब जितना ज़्यादा एल्युमिनियम रहेगा उतना ज़्यादा उसमें नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। एंड प्रोड्यूस ए नाइट्राइडेड केस ऑफ वेरी हाई हार्डनेस एंड एक्सलेंट बियर रेसिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इसमें एल्युमिनियम को हम लोग इंग्रेडिएंट करते हैं, डिफ्यूज करते हैं प्लेन कार्बन में। क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम फॉर्म हार्ड एंड स्टेबल नाइट्राइड्स। मोलिब्डेनम इन एडिशन टू इट्स कंट्रीब्यूशन एज ए नाइट्राइड फॉर्मर आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एम्ब्रिटलमेंट एट नाइट्राइडिंग टेम्परेचर। अदर तो हम लोग क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम को भी यूज करते हैं क्योंकि ये हार्ड एंड स्टेबल नाइट्राइड्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। Other alloying elements such as nickel, copper, silicon and manganese have negligible effect on नाइट्राइडिंग characteristics। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर हम लोग नाइट्राइडिंग प्रोसेस करने के लिए जो एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाते हैं प्लेन कार्बन में, एल्युमिनियम को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, क्रोमियम को ऐड करते हैं, वेनेडियम को ऐड करते हैं एंड मोलिब्डेनम को ऐड करते हैं। तो ऐड करने का पर्पस भी हम लोग यहाँ पर देख लिए, क्योंकि एल्युमिनियम को ऐड करने से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका नेचर भी क्या है, हाई हार्ड होता है और बियर रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होता है एल्युमिनियम को ऐड करने के बाद। तो स्टील्स यूज्ड फॉर नाइट्राइडिंग कंटेनिंग एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम आर कॉल्ड नाइट्र एलॉयज। ठीक है, तो इसमें जो स्टील लिए उसमें एल्युमिनियम है, क्रोमियम है एंड मोलिब्डेनम है, तो उसका नाम हम लोग क्या दिए, नाइट्रा एलॉय। ठीक है, नाइट्रा एलॉय मतलब एक लो कार्बन स्टील है, उसमें एल्युमिनियम का परसेंटेज ज़्यादा है, क्रोमियम का परसेंटेज है एंड मोलिब्डेनम उसमें इंग्रेडिएंट है। ठीक है, नाइट्र एलॉयज। ऑल नाइट्राइडिंग स्टील्स मस्ट बी हार्डेंड एंड टेम्पर्ड बिफोर बीइंग नाइट्राइडेड। द टेम्परिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर टू बी यूज्ड इन नाइट्राइडिंग। तो ऑल नाइट्राइडिंग स्टील मस्ट बी हार्डेंड एंड टेम्पर्ड बिफोर बीइंग नाइट्राइडेड। ठीक है, तो नाइट्राइडिंग के पहले उसको हम लोग कुछ हीट करते हैं, उसके बाद कूलिंग करते हैं, उसके बाद उसको नाइट्राइडिंग प्रोसेस में डालेंगे। तो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए सब प्रोसेस करते हैं। आफ्टर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग एंड बिफोर नाइट्राइडिंग पार्ट्स शुड बी थोरोली क्लीन। जैसे मेरे को ये स्टील का टुकड़ा है, ठीक है, नाइट्रा एलॉयज है, मतलब इस स्टील का टुकड़ा में एल्युमिनियम है और अदर इंग्रेडिएंट्स है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको हमको नाइट्राइडिंग करना है। तो नाइट्राइडिंग करने के पहले इसको क्लीन करेंगे और इसको कुछ टेम्परेचर तक हीट करेंगे, उसके बाद फिर कूल करेंगे। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर तक हीट करेंगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग नाइट्राइडिंग करते हैं, तो उसके नीचे टेम्परेचर तक पहले एक बार हीट करेंगे, उसके बाद कूल करेंगे, उसके बाद इसको नाइट्राइडिंग प्रोसेस में डालेंगे। आफ्टर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग एंड बिफोर नाइट्राइडिंग पार्ट्स शुड बी थोरोली क्लीन। During naitriding, parts increases slightly in size because of the increase in volume that occurs in the case. The amount of the growth can be predicted and necessary allowance should be made prior to nitriding. Sharp corners or edges should be avoided on parts to be nitriding. तो ये जो parts जो मेरा होना चाहिए, इसका कॉर्नर जो है पूरा शार्प नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए। शार्प कॉर्नर्स और एजेस शुड बी अवॉइड। Nitriding is a costly heat treatment because of the long duration of nitriding process and use of the costly nitriding atmosphere. तो नाइट्राइडिंग क्या है, कॉस्टली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा तक इसमें करना पड़ता है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ नाइट्राइडिंग प्रोसेस एंड यूज ऑफ द कॉस्टली नाइट्राइडिंग एटमोसफेयर, बट नाइट्राइडेड स्टील्स पोसेस बेस्ट प्रॉपर्टीज एट द सरफेस सच एज वेरी हाई हार्डनेस अबाउट 62 to 67 HRC हम लोग अचीव कर सकते हैं।
very good wear resistance, higher fatigue life, improved corrosion resistance to softening up to 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये मेरा कॉस्टली होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज इसमें एचिव जो होता है यूनिक टाइप का होता है। तो अनदर एडवांटेज ऑफ नाइट्राइडिंग प्रोसेस इज दैट नो अदर हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर नाइट्राइडिंग। तो कार्बनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे कि इसमें कार्बन परसेंटेज को ऐड कर दिए, ठीक है, कार्बन परसेंटेज को ऐड हो गया, उसके बाद इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर तक कूल किए स्टील को, कार्बन परसेंटेज को ऐड करने के बाद। मतलब जिस फर्नेस में हम लोग इसमें हीट कर रहे हैं, कार्बन को ऐड कर रहे हैं, कुल बाहर इसको निकालते हैं, फिर कुल करते हैं, फिर इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन नाइट्राइडिंग प्रोसेस में क्या होता है, फेराइट फेज में ही नाइट्रोजन को ऐड कर दिया जा रहा है, फिर इसको फर्नेस से बाहर निकालते हैं, नाइट्राइडिंग प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन ऐड हो गया, फिर इसको हम लोग कूल कर देते हैं, फिर इसको हीट ट्रीटमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि कार्बनाइजिंग प्रोसेस में कार्बन को ऐड किए, फिर कूल किए, फिर उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो हमको अचीव करना है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर आज देखें हीट ट्रीटमेंट को प्रोसेस को ब्रीफ किए, सरफेस हार्डनिंग को देखो, केस हार्डनिंग प्रोसेस को देखे, कार्बनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है उसको देखे, और डिटेल से नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या होता है इसको आज हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखें। थैंक यू।